हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है चींटियों की अनूठी दुनिया। इसके राइटर हैं अरविंद कुमार सिंह जी। गाइज, ये एक अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया लेख है और उन्होंने इस लेख में हमें बताया है कि जो चींटियाँ हैं वो कैसे और किस तरह से प्रचलित रही हैं, अर्थात उन चींटियों के अलग अलग नाम हैं और वो चींटियाँ किस तरह से हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, ये इस लेख में बताया गया है अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा। तो चलो देखते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार या आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। SMS यानी जो लघु संदेश सेवा। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अंगूठी भूमिका है वो निभाई है। यानी लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जो काम पत्र कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आगे लेखक बता रहे हैं कि पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खैत, संस्कृत में पत्तर, कन्नड़ में कागद और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। यानी सब जगह इनके अलग अलग नाम हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है, अर्थात सबकी जो लेखन कला है वो अलग अलग होती है, अपनी अपनी कला होती है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम पहुँचाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चींटियाँ डाक में डाली जाती है, अर्थात जो हमारा भारत देश है उसमें भी रोज करीब 4.5 करोड़ चींटियाँ हैं वो डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। जो ये साबित कर देती है कि हमारे जीवन में जो पत्र हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत यानी महत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था। यानी पंडित जवाहरलाल हैं, उन्होंने 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संसार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आई, पर रेलवे और तार से भरी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस, आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। यानी अब जो है वो टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले हैं, अर्थात मतलब भारत में नहीं पूरी दुनिया में ये प्रयास हैं वो चल रहे हैं। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यानी जो विश्व डाक संघ है उसकी ओर से जिसकी एज 16 वर्ष से कम है, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजन करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चींटियों से चल रही है। फिक्स ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने
चींटियों की तेजी को रोका है। यानी जो फैक्स हैं, ईमेल हैं, टेलीफोन हैं, मोबाइल हैं, इनने चींटियों की तेजी को रोक लिया है, इसमें रुकावट पैदा कर दी। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो व्यापारिक डाक है उसकी संख्या में इजाफा ही हुआ है, लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो। कि इसमें बता रहे हैं लेखक कि अगर आप बारीकी से उसकी तह तक जाएं, यानी उसकी तह यानी गहराई तक जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो। अर्थात सभी ने पत्र लिखे हैं, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो, अर्थात पत्र का सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, किया है। हमारे सैनिक तो जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। यानी जो हमारे सैनिक हैं वो तो मतलब जो चिट्ठी होती है, जो पत्र होता है, उसका बहुत ही उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, जिसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर जब ये बात नहीं, परिवहन साधनों के विकास ने परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संसार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। यानी मतलब पहले लोगों के लिए जो संसार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, लेकिन अब परिवहनों के विकास से दूरी बहुत घट गई है। पहले लोगों के लिए संसार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। लेकिन आज है बहुत सारे ऐसे साधन विकसित हो चुके हैं जो मतलब चिट्ठी का रूप ले चुके। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। यानी आज के ज़माने में इतने काफ़ी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने जो पूर्वज हैं उनकी चिट्ठियों को सहेज कर, संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संसार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। कि यहाँ बता रहे हैं कि अगर आज जैसे संसार साधन होते तो पंडित नेहरू भी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन ही करते, मतलब ये चिट्ठी वगैरह नहीं भेजते। पर तब तो पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यानी यहाँ बताया गया है कि आप पत्र को तो सहेज कर रख लेते हो, लेकिन जो SMS संदेश आते हैं इसको हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, अर्थात भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। कि तमाम जो मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, जो तमाम हस्तियां हैं, उनके जो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर के द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। यानी हमारे देश भारत में इस श्रेणी में, यानी जो पत्र लिखने की जो कला है, जो पत्र लिखने की श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। यानी इनको सहेज कर रखा गया और आगे जाकर ये जो मतलब पुस्तक का रूप ले लिया इन्होंने। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुए थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था।
यानी जो महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। यानी गांधी जी जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की तरह आज़ादी के आंदोलन के कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। जैसे महात्मा गांधी के पास जो पत्र हैं वो जहाँ रहते थे वहाँ पहुँच जाते थे, अन्य हस्तियों के साथ भी, अन्य जो दिग्गज हस्ती हैं उसके साथ भी ऐसा ही होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के लिए मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। अर्थात जो महात्मा गांधी है वो अपने पत्रों का जवाब है वो स्वयं ही लिखते, स्वयं ही देते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव से मिल जाते। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे कि पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम बनाकर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। यानी पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं आज तक। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र बचन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। यानी हमें आज भी कई पुस्तकें हैं वो मिल जाएंगी। और कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे। यानी जो प्रेमचंद जी हैं वो लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे इन पत्रों के माध्यम से, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी जो 1915 से 1941 के बीच जो पत्राचार का संग्रह वो प्रकाशित हुआ था, जिसमें बहुत से नए तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए हैं। उनकी जो मनोदशा है उनका लेखा जोखा उसमें मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। यानी जो पत्र व्यवहार की परंपरा है वो भारत में बहुत ही पुरानी है, सदियों से चली आ रही है। पर इनका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। लेकिन इसका जो असली विकास है वो आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह ये थी कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग हों। ढाणियाँ यानी अस्थायी निवास करने वाले कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर रहते हों। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यानी ये सब लोग हैं वो खतों का, पत्र या चिट्ठी का इंतज़ार करते हैं बहुत ही बेसब्री से। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों की अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दस्तावेजों तक पहुंचते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात के लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यानी जो डाकिया है वो
गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मिनी ऑर्डर लेकर पहुँचता है तो उसको एक देवदूत का रूप दिया गया है, अर्थात जो मिनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया है वो देवदूत के रूप में ही देखा जाता है। तो इस लेख से बच्चों हमें इन्होंने इस लेख में बताया है कि चींटियाँ हैं, जो पत्थर हैं। तो गाइज, इस लेख में अरविंद कुमार सिंह जी ने हमें बताया है कि जो चींटियाँ हैं वो कैसे हमारे जीवन में महत्व रखती हैं, यही सब इसमें बताया गया है। अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।